दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश और इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आपको याद होगा 2024 के अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या वादा किया था। यही ना कि जीतते ही एक सप्ताह के अंदर रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध खत्म करवा देंगे। लेकिन हुआ क्या? आज तक कुछ नहीं। उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने की भी कोशिश की। कई छोटे छोटे देशों के बीच जो संघर्ष थे उन्हें भी सुलझाने का दावा किया और तो और नोबेल पीस प्राइज तक की इच्छा जाहिर कर दी। लेकिन दुनिया की राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं होती कि सब कुछ ट्रंप साहब के इशारे पर चले। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और रूस दुनिया की दो बड़ी ताकतें वह मिलने जा रही हैं अलास्का में। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में अलास्का की खूबसूरती देख सकते हैं और यह शिखर सम्मेलन होने जा रहा है 15 अगस्त को, आज से 3 दिन बाद। इसे इत्तेफाक कहें या संदेश कि भारत का स्वतंत्रता दिवस भी उसी दिन है। लेकिन दोस्तों, यह मीटिंग सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है। इसकी जड़ें 19वीं सदी के रूस से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के अनकहे हिस्सों तक जाती है और शायद आर्कटिक के बर्फीले भविष्य तक भी। आज हम मिलकर देखेंगे क्या ये बस एक शिखर सम्मेलन है या एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की दिशा, जहां यूक्रेन का भविष्य और दुनिया का अगला चैप्टर तय होने वाला है। तो चलिए इस बर्फीली कहानी की परतें खोलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वरना ये सारी मेहनत बर्फ में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ ही चलिए बैठ जाते हैं टाइम मशीन में और चलते हैं 150 साल पीछे, यानी कि 1867 का समय, जब अलास्का को कहते थे रूसी अमेरिका। उस समय रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने इसे अमेरिका को महज 72 लाख डॉलर में बेच दिया था। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी जमीन और इतनी सस्ती क्यों? दरअसल तब रूस को सबसे बड़ा डर ब्रिटिश साम्राज्य से था। रूस को लगता था कि यह सुदूर इलाका जो है अलास्का, उस पर ब्रिटेन कब्जा कर सकता है, तो क्यों न इसे अमेरिका जैसे नए उभरते दोस्त को बेच दिया जाए। यानी एक तरह का संदेश कि हमारे बीच दुश्मनी की गुंजाइश कम है और दोस्ती की ज्यादा। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। आपको पता है अलास्का एक छोटा शहर फेयरबैंक्स तब अमेरिका से सोवियत यूनियन तक हथियार और टैंक भेजने का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यह तब की बात है जब हिटलर के खिलाफ अमेरिका और रूस साथ खड़े थे। आज भी अलास्का में बड़ी संख्या में रूसी मूल के लोग रहते हैं। यहाँ के चर्च, जगहों के नाम और रसियन रिवर जैसी जगहें आज भी उस साझे इतिहास की गवाही देती है। तो इस बार अलास्का ही क्यों चुना गया? अगर इसकी पड़ताल करें तो 3 कारण उभर कर सामने आते हैं। पहला कि ट्रंप चाहते हैं क्रेडिट किसी और को ना मिले। तुर्की के अर्दोगान, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, सबको साइडलाइन करके वह यह क्रेडिट लेना चाहते हैं। दूसरा, अलास्का यूरोप की राजनीति के केंद्र से हजारों मील दूर है। इससे वो अपने विरोधियों और नाटो के कुछ सहयोगियों को भी दूर रख सकते हैं जो कीव के समर्थन में सौदे को
बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और पिछला इतिहास भी लगभग ऐसा ही है। और तीसरा जो कारण है वह है अलास्का की कम आबादी, जो सुरक्षा को आसान बना देती है। और सबसे मजेदार, यह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि अमेरिका उसे अपनी धरती पर मानता ही नहीं। अब एक और दिलचस्प बात, अलास्का अमेरिका का इकलौता आर्कटिक इलाका है, और आर्कटिक में तो सोना, तेल, गैस जैसे कई अन्य दुर्लभ खनिज दबे हैं, और नई शिपिंग रूट्स भी हैं। लेकिन यह इलाका नए सहयोग का केंद्र बनेगा या नए शीत युद्ध का मैदान, यह तो समय बताएगा। तो ट्रंप अचानक क्यों बातचीत पर आ गया? इसका कारण है कि रूस यूक्रेन के युद्ध की हकीकत। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। ड्रोन वॉल जैसी रक्षा रणनीतियां फेल हो चुकी हैं। यूरोप भी मानता है कि अब चाहे जितना भी हथियार की खेप यूक्रेन पहुंचा दी जाए, इन हथियारों से युद्ध जीता नहीं जा सकता। हाँ, हार को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। ट्रंप को डर है, अगर अभी समझौता न हुआ तो यूक्रेन का मोर्चा टूट सकता है और चीजें हाथ से निकल सकती है। फिर यह उनकी सबसे बड़ी नाकामी बन जाएगी। जबकि पुतिन के लिए सुनहरा मौका है। डील न भी हुई तो रूस आगे बढ़ता रहेगा। पश्चिमी मीडिया कयास लगा रहा है शायद कुछ इलाकों की अदला बदली हो, दोनेत्स्क से यूक्रेनी सेना हटे, बदले में रूस कुछ और रियायतें देते। यहां अलास्का का प्रतीक अहम हो जाता है। याद दिलाता है कि सीमाएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वक्त और परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। और दोस्तों, अलास्का सम्मेलन से ठीक पहले एक और दिलचस्प घटना हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, लंबी बातचीत हुई। यह सिर्फ औपचारिक कॉल नहीं थी। अमेरिका को शक है कि जेलेंस्की मोदी के जरिए पुतिन तक कोई खास संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं या पहुंचा रहे हैं। रूस को भारत पर भरोसा है और पुतिन शायद भारत के इनपुट को अहमियत दें, जबकि भारत के लिए यह एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ अमेरिका पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना, दूसरी तरफ रूस से रिश्तों को मजबूत बनाए, न कि बिगड़ने दें। अगर अलास्का में कोई डील हो भी गई तो क्रेडिट भारत को भी मिलेगा, चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड ही सही। अगर न हुई तो भारत का कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि भारत के पास कहने के लिए होगा कि हमने मानवीय कोशिश की थी। यानी नुकसान नहीं है, हर तरफ फायदा ही फायदा। लेकिन असली खेल जो शुरू होगी वह तो डील के बाद होगी। इस डील में जो भी आउटकम्स आए उसे लागू करना ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं है। पिछली बार भी यूरोप और कीव ने मिलकर समझौते को लगभग रोक ही दिया था। तो दोस्तों, अलास्का सम्मेलन सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये बर्फ को पिघलाने का मौका है या फिर एक और ठंडी नाकामी का गवाह। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है 15 अगस्त को अलास्का में नई शुरुआत होगी या फिर ये बस इतिहास में दर्ज एक और अधूरा पन्ना? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी अन्य मुद्दों के साथ।